हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज हम लोग जो फिजिक्स है फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का, उसके हम लोग पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग 2021 का पीवाईक्यू उठाते हैं। 2021 का इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले 18 और 19 का किया हुआ है। 20 का नहीं किया हुआ, 20 का हमको दिनों के बाद जैसा होता है उसको अपलोड कर देंगे। अभी फिलहाल लेटेस्ट ट्रेंड हम लोग देख लें कि लेटेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग प्रॉपरली सॉल्व कर ले। देन इसके बाद हम लोग टाइम मिलता है तो 20 का भी हम सॉल्व कर देंगे। एक चीज याद रखिए, आप लोग का जो फिजिक्स है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बाबू, मानिए नहीं मानिए। पूरे पूरे इंजीनियरिंग में मैंने देखा, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सबसे आपका कॉम्प्लिकेशन जो है आप लोग का पूरा इधर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी जाइए, कहीं पे भी कोई सेमेस्टर में पढ़िए, सबसे कॉम्प्लिकेशन जो सब्जेक्ट है आप लोग का वो फिजिक्स ही है। क्योंकि इस फिजिक्स में आपका सिर्फ मैकेनिक्स नहीं है, मैकेनिक्स तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, साथ में वो बेसिक फिजिक्स भी है, प्लस सैटेलाइट से रिलेटेड वो फिजिक्स है, प्लस इसके अलावा कुछ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पूरा डाला हुआ है। तो बहुत सारा चीज को कंप्लीट करके एक सब्जेक्ट बना दिया है फिजिक्स, जिसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी पोर्शन डाले हुए, इवन वाइब्रेशन का भी पोर्शन डाले हुए, जाइरोस्कोप का भी पोर्शन डाले हुए। तो सब कुछ को कंबाइन कर दिया है। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप लोग एक काम करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 4 साल का उठा करके सबसे पहले अपने पास रख लो, 18, 19, 20, 21, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 करके लगाना शुरू कीजिए। जो नहीं बनता है हमारा वीडियो देखिए। इसके अलावा जिस जिस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे जिस भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, उस सेक्शन को यदि नहीं बन रहा है टॉपिक, उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा लेक्चर में, पूरा अरेंज वे में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको जाकर देखिए। जैसे में कुछ बेसिक टॉपिक जैसे में हमसे पूछोगे तो वो मैं बता दूं, वो आपको जैसे आइलर्स इक्वेशन हो गया, आइलर्स मैंगल वगैरह से रिलेटेड हो गया, आपका कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, आपका लामिज थ्योरम हो गया, स्ट्रेस मतलब फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसके अलावा आप बात कर सकते हो थोड़ा सा, इसके अलावा जो बात कर सकते हो पेंडुलम, एसएचएम से रिलेटेड पेंडुलम हो गया, एसएचएम हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, और इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाइब्रेशन। इतना आप लोग देख लेंगे प्रॉपरली, इतना प्रॉपरली लेक्चर और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेंगे तो आराम से, मतलब इतना तो है कि 50 मार्क्स ले आएंगे, 70 में 50 मार्क्स आप ले आइएगा, ठीक है। तो हमें तो पूरा टारगेट है कि हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2021 का सबसे पहले पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, फिर सब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो है 21 का, इसका देखिए पेपर कोड क्या है बाबू, 101101 और 2021 फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और टोटल 8 रिमेनिंग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करना है। कोई बात नहीं, हम तो पूरा सॉल्व करेंगे। एज ए फैकल्टी हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा सॉल्व करने की। प्लस ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई नहीं, हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक। हालांकि एक दो क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी हम करा देते हैं। आप लोग को जैसा कन्वीनियंट लगे वो चीज आप लोग देखेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हैं जिसमें कंप्लीटली रटना है, या फिर एक दो क्वेश्चन है कंप्लीट थ्योरी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग मैनेज करोगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, रीड करेंगे। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m under the influence of free particle is given by vector r equal to a sin omega t I cap plus b cos omega t j cap. Find the expression for its force. Find the expression for its force. पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है एक्सप्रेशन फॉर फोर्स के रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का ए नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन का ए देखिएगा। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मास m है, पार्टिकल का मास क्या है m, पार्टिकल का मास दिया हुआ आपका मास m। देखो पहले ऑब्जेक्टिव पूछता था, आपका डायरेक्टली टिक करने वाला, ठीक है। लेकिन अब इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा जिसमें लिखना है, ठीक ना। कोई बात नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। तो मास m एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्री पार्टिकल इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर r इज गिवन बाय a sin omega t I cap plus b cos omega t j cap, ठीक है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फोर्स, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फोर्स के बारे में हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, देखो एक काम 2021 में 2021 में पूछा है फोर्स के बारे में, सेम क्वेश्चन को 2020 में पूछा था मोमेंटम के बारे में। इन 2020 देखो कितना इजी है,
इन 2020 2020 PYQ फाइंड मोमेंटम के बारे में पूछा था, लेकिन इंटर 2021 में पूछा क्या, फाइंड फोर्स पूछा है। तो हम लोग जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू m इंटू v होता है, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए होता है। ठीक है, मास दोनों जगह है, v और a का इशू आ रहा है, तो v इक्वल टू यहाँ से जो ये पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है r, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, वेक्टर v इक्वल टू क्या होगा, dr बाई dt करेंगे। सो यहाँ पे d अपॉन dt a साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस b कॉस ओमेगा टी जे कैप। सो इसको सॉल्व करेंगे तो a साइन ओमेगा टी, तो a कॉस ओमेगा टी आई कैप, और ओमेगा और यहाँ पे आगे निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, और ये कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी, तो एक लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी ओमेगा कॉस का साइन ओमेगा टी जे कैप, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ बी ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। ये आ गया वेक्टर v, एंड वेक्टर a इक्वल टू क्या, ये वेक्टर v, यानी कि पूछ रहा है आपसे मोमेंटम, जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आप डायरेक्टली बोल सकते हो m a ओमेगा और कॉस से ले लीजिए कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ऑफ बी ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। ये आपका हो गया किसका, मोमेंटम की वैल्यू। इसी तरह से हमें किसकी निकालना है, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इक्वल टू यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डीवी बाई dt। सो वेलोसिटी हमारा कितना है, वेलोसिटी टर्म्स है ये आपका, सो डी अपॉन dt इक्वल टू ए, इसको लिख सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, कॉस का माइनस ऑफ साइन, तो कॉस का माइनस साइन, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का डिफरेंस में आपका 30 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप। इसके बाद b, ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, हो जाएगा आपका यहां से निकालोगे तो साइन का कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी इंटू जे कैप। यहां से माइनस माइनस कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, फोर्स की वैल्यू, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ए वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर दीजिए। यहां से माइनस कॉमन निकालना चाहेंगे तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालना चाहें तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से माइनस और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये पूरा का पूरा टर्म्स आपका आ गया। ये आपका ये 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर हो गया, ये आपका 2021 में क्वेश्चन आया उसका आंसर हो गया। ऑप्शन नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आया ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ये देखो, ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर में, 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू यूनिट वेक्टर्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एस है जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, उसे हमें इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो बाबू थोड़ा सा ये देखो, ये 2 नंबर में पूछने के लिए पूछा है, लेकिन ये 5 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके, प्रॉपर फिगर के साथ चीजें को हम डिटेल वे में एक्सप्लेन कर देते, ताकि आप लोग को चीजें प्रॉपर वे में समझ में आए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्रेस एस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में
कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। आपका जो हम लोग कन्वर्जन ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक और है कन्वर्जन ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोनों को मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन में ही ना हो। दूसरी चीज क्या है कि कन्वर्जन ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन एज वेल एज कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं एंड आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एक्स प्लेन, एक्स वाई एंड जेड, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है आपका एक्स वाई जेड, तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग डिनोट करते हैं किसमें, एक्स कॉमा वाई कॉमा एंड जेड। कोई भी स्पेस में एक पॉइंट है 3D डायरेक्शन में, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है एंड जेड कोऑर्डिनेट कितना है, 3 पॉइंट हमें पता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का, उस पर्टिकुलर बॉडी का स्पेस में किस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई कर रहा है उसके बारे में कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिनोट करने का तरीका हुआ। अब हमें लेकिन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात किया जाए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग डिनोट करते हैं r, phi, z, r, phi, z। r is the radius from the center, r is the radius from the center and phi is the angle on xy plane and z is the vertical height of that cylinder, अब that है सिलेंडर। तो आप लोग बोल सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैं r इज द रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं r इज द रेडियस फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन से आपका रेडियस आपका r है। phi इज द एंगल ऑन xy प्लेन, phi is the angle on xy plane from x axis, and z is the vertical height, z is the height, ये आपका बोल सकते हैं z is the height, ठीक है। अब देखिए हम लोग x y z 3 एक्सिस लिए, x आपके साइड, आपके यहां से बोर्ड से परपेंडिकुलर, x को मैंने बांधा बोर्ड के परपेंडिकुलर, y इस अलोंग एंड z इस अलोंग। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट चीजें इजीली कर सके इस पर्पज से हम ये लिए x कोऑर्डिनेट आपका परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, z y कोऑर्डिनेट आपका अलोंग द बोर्ड एंड z कोऑर्डिनेट इज दैट इज वर्टिकल अलोंग द बोर्ड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्लेन में बात किया जाए तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन यदि आपसे पूछेगा, देखिए y इधर है, x इधर है और इधर है, आप फील कर पा रहे हैं, ये आपका, इसको मान लेते हैं x, दिस इज द z एंड दिस इज y, ठीक है। ये आपका 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये प्लेन कौन सा होगा, दिस इज x और दिस इज y। तो ये प्लेन, ये जो स्पेस पूरा बन रहा है, ये पूरा प्लेन कौन कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन। ये प्लेन कौन सा कहलाएगा, एक्स जेड प्लेन, और ये प्लेन कौन सा कहलाएगा, बाई जेड प्लेन। तीनों प्लेन में डिफरेंस समझ में आएगा, तीनों प्लेन क्या क्या है, तीनों प्लेन हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो जेड जो होगा, जेड अलोंग द जेड एक्सिस, जिसकी हाइट हम लेंगे सिलेंडर का, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जेड। फाई क्या बोलते हैं, फाई द एंगल ऑन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फाई द एंगल ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन आपका यही है, इस प्लेन पे फ्रॉम द एक्स एक्सिस जो एंगल होगा वो आपका फाई कहलाएगा। एंड आर इज द रेडियस फ्रॉम द ऑरिजिन, कितना रेडियस का हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रखना है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें पूरी की पूरी आपका पॉइंट है, मतलब हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी चीज को शो करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिएगा, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि एक हम लोग रेडियस, आर रेडियस का फाई एंगल पे एंड जेड हाइट का एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं। एजम्पशन हम लोग मान लेते हैं कि आर रेडियस का फाई एंगल पे एंड जेड हाइट का एक हम लोग सिलेंड्रिकल कंसीडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या किए कि आर रेडियस का, आप लोग मान सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या किए, आर रेडियस का एक हम लोग सिलेंडर कंसीडर किए जिसका रेडियस आर है और आर कॉमा फाई कॉमा जेड,
ये आपका आर, दिस एंगल, ये जो एंगल सबटेंड करेगा आपका इस एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस से ऑन एक्स वाई प्लेन, वो आपका फाई है, और जेड इज द हाइट। ये जो हाइट है यहां से इसकी जो हाइट है यहां से, ये आपका जेड कहलाएगा। आर रेडियस, जेड आपका हाइट हुआ, और आपका ये जो फाई हुआ, फाई क्या हुआ आपका एंगल, मींस फाई कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये जो एंगल सस्टेंड हुआ है आपका, ये एंगल आपका फाई है। फील कर पा रहे हैं? देखिए मैंने क्या बोला था कि आपका एक्स बाई जेड, तीन आपका एक्सिस था, ये तीन एक्सिस था। अभी क्या किए, यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट माने, तो ये रेडियस, ये पॉइंट माने, तो ये यहां से यहां तक रेडियस हुआ, इसका हाइट हुआ जेड, और ये जो पॉइंट है यहां पे माने हुए, इस एक्सिस से डेफिनेटली कुछ एंगल मेक कर रहा होगा, तो ये एंगल हो गया आपका फाई। ठीक है, ये एंगल आपका फाई हो गया। अब इसी पॉइंट को हम लोग डिनोट करें, ये आपका कार्टेशियन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें इसे शो कर चुके हैं। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम r, फाई, z को कन्वर्ट किसमें करना है हमें, x, y, z में। दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसमें हमें सॉल्व करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे रिलेटेड देखिए बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, और ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए डायग्राम यदि क्लियर है तो इजिली आप कर पाएंगे। देखो अब देखो, ये जो आर है बाबू, आर है, यहां पे देखिए ये आर है, हमें क्या निकालना होगा, ये वाई हो जाएगा, ये वाई होगा, ये आपका एक्स होगा ना, ये वाई होगा, ये एक्स होगा। अब ये जो आर का ये जो एक्स मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना होगा, तो एक्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर कॉस फाई। एक्स मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर कॉस फाई, एंड बाई मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर साइन फाई होगा। देखिए यहां से मैंने कभी बताया था ना कि कोई भी एक वेक्टर आर है एट एन एंगल थीटा पे, तो इसका एक्स और ये वाई दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना होगा, आर कॉस थीटा, दिस इज आर साइन थीटा, मैंने बताया था ना। ठीक है, तो सिंपली इसी तरह से हम लोग यहां पे क्या करेंगे, दिस इज आर, ये आपका आर है, तो ये एक्स वाला ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये आर कन्वर्ट होकर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, एंड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड जेड इक्वल टू, जो जेड हाइट है वही आपका, जेड हाइट तो देख रहे हो आपका जेड एक्सिस पे ही है, तो जेड इक्वल टू जेड, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। तो ये आपका सिंपली क्या है, कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देख रहे हैं हम लोग कन्वर्ट कर दिए। शुरू में क्या था आपका, किसमें था, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग कन्वर्ट कर दिए किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग इसे सिंपली कन्वर्ट कर दिए। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई क्वेश्चन जैसे में है, कोई क्वेश्चन है कन्वर्ट, देखिए क्वेश्चन है कन्वर्ट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम 5,60 डिग्री 2 इंटू किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्राई करें फास्ट। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r, फाई, z, r, फाई, z होता है। यहां पे क्या दिया, 5,60 डिग्री 2, यही दिया हुआ ना, यानी कि r की वैल्यू हमें पता है, r इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 60 डिग्री, एंड z इक्वल टू 2। हम लोग जानते हैं क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखेंगे, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड z इक्वल टू z। अब देखो ये पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में निकलेगा। यदि आपसे यूनिट वेक्टर निकलेगा तो यूनिट वेक्टर पूछता है क्वेश्चन में, तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर सकते हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे,
इक्वल टू आर मीन्स आर की वैल्यू कितना 5 cos 60 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 sin 60 डिग्री एंड z इक्वल टू 2। सिंपली इसको सॉल्व कर ले, सिंपली इसको सॉल्व कीजिए। 5 cos 60 डिग्री 2.5 ये हो गया 2.5 रूट 3 2.5 रूट 3 एंड दिस इज 2.5 रूट 3 एंड रूट 2। तो यह अब x बाई जेड तीनों पॉइंट हमें कैलकुलेट, मतलब ये आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले आए 2.5 2.5 रूट 3 2। ये आपका किस में आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है ना कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको गिवन हो और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना हुआ, तब क्या करेंगे हम लोग? तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस फॉर्म में आपको गिवन है, मतलब x बाई एंड z के फॉर्मेट में गिवन है। तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करेंगे हम लोग, जब हमें क्या करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे में हमको दिया हुआ है x, y, z को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, r, phi, z। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए r इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपली r इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड phi इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x, phi इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x एंड z इक्वल टू z। ये हमें लगा करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब हम लोग देखें अभी क्या देखें कि आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग दोनों का कन्वर्जन देख लिए। देखिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन देख ले, आई थिंक जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे में हम लोग मान लेते हैं कोई पॉइंट है 1,1,2 कन्वर्ट इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 1,1,2 कन्वर्ट इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस डायग्राम को रब कर दे बाबू, इस डायग्राम को अब रब कर देते कोई मतलब नहीं बनता है। इस डायग्राम को मैं रब कर रहा हूं, देखिएगा कन्वर्ट 1,1,2 इन कार्टेशियन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कन्वर्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट 1,1,2 इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। 1,1,2 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मतलब गिवन क्या क्या है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। ये आपका ऑलरेडी गिवन है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, r, phi, z में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी जस्ट देखें r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए तो अभी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 2 एंड phi इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x, phi इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। पुट करेंगे tan इनवर्स 1/1 इक्वल टू मतलब 45 डिग्री एंड z इक्वल टू z। सो ये हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, रूट 2 45 डिग्री एंड 2 आपका ये हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से हमारा देख कन्वर्जन हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों हम लोग कैलकुलेट कर ली। आई थिंक अब इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है स्फेरिकल कन्वर्जन ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसको हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत होता है, डेफिनेटली हमें कॉल करेंगे, नंबर पे गिवन है, उस पर आप मैसेज कीजिए, एप्लीकेशन के चैट में मैसेज कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं आप यूट्यूब पे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स होता है जो कंजर्व हो, आपका पाथ पे डिपेंडेंट ना हो,
दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि वैसा फोर्स जो कि आपका पाथ इंडिपेंडेंट हो। जैसे हमें ग्रेविटी फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, या फिर स्प्रिंग फोर्स बोल सकते हैं। ये आपका पाथ डिपेंडेंट फोर्स नहीं है। लेकिन जैसे में कोई वर्क डन करेंगे, मतलब आपको इसी बॉडी को खींच रहे हैं, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, उसका पाथ रफनेस है, तो डेफिनेटली उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट है। दैट इज बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, समझ के ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिए, या स्प्रिंग फोर्स बोलिए, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिए। मींस कहने का मतलब डेफिनेशन आप समझ सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स विथ property that the total work done in a moving particle between two points is independent of the taken path। जो दो पॉइंट के बीच में जो पाथ है उसके पाथ से इंडिपेंडेंट हो, उस पर कोई मतलब नहीं हो, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। आप डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पाथ डिपेंडेंट में पूछेगा तो बर्डन हो जाएगा, जितना भी एडिशनल फोर्स हो रहा है, किसी बॉडी को फ्रिक्शनल फोर्स खींच रहे हो, डेफिनेटली पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, आप धक्का लगा रहे हैं किसी पुल, वो सब पाथ डिपेंडेंट आपका फोर्स हो जाएगा। ठीक है, देन थर्ड है आपका क्वेश्चन नंबर डी है, डिफाइन आइलर्स एंगल। डिफाइन आइलर्स एंगल, देखिए इस क्वेश्चन को जो ऑलरेडी हम लोग लेक्चर में कवर किए हुए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, लेक्चर में आप लोग एक बार जाके चेक कीजिए, लेक्चर में पूरा कवर किया हुआ। तो आइलर एंगल को जो डिफाइन किया गया, वो डेफिनेशन रट लीजिए। द आइलर एंगल्स कैन बी डिफाइंड बाय एलिमेंटल ज्योमेट्री और बाय कंपोजिशन ऑफ रोटेशंस। जो एलिमेंटल ज्योमेट्री इन कंपोजिशन ऑफ रोटेशन, जो एक्स बाई जेड तीनों में बीच में जो रोटेशन हो उसके बीच में डिनोट हम लोग करते हैं। द ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन डेमोन्स्ट्रेट्स दैट three composed elemental rotation, that means rotational about the axis of a coordinate system, are always sufficient to reach any target of the frame। मतलब बोलना ये चाह रहा है, the geometrical definition of demonstrate that three composed element rotation are always sufficient to reach any target frame। मतलब हमको किसी भी एक कंपोज एलिमेंट हमको पता है, कहीं पे भी सफिशियंट है किसी भी टारगेट को रीच करने के लिए, आर सफिशियंट टू रीच एनी टारगेट ऑफ द फ्रेम। किसी भी फ्रेम को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द आइलर एंगल आपको रिप्रेजेंट करना चाहता है। यही आपका डेफिनेशन है, इसको रट लीजिए, एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है, डायरेक्टली बढ़ रहे हैं। एफ क्वेश्चन, व्हाई इज फोकल्ड पेंडुलम सिचुएटेड एट द इक्वेटर विल नॉट डिटेक्ट द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। क्या बोल रहा है, व्हाई इज अ फोकल्ड पेंडुलम सिचुएटेड एट द इक्वेटर विल नॉट डिटेक्ट the rotation of earth about an axis। तो बोल रहे, देखिए इसको भी आपको रटना पड़ेगा। देखिए 2-3 क्वेश्चंस दिया है बेफालतू का, हालांकि 10 क्वेश्चन है, बनाना साथ ही क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ने वाला है। ठीक है, तो कोई नहीं, हमारा तो काम फैकल्टी, हमें तो सॉल्व करना काम है। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेटली इसको रट लीजिएगा। एट द पोल्स लाइन अप एंड फोकल्ड पेंडुलम रोटेट्स एट द सेम रेट। क्या बोल रहा है कि एट पोल पे the line up and focal pendulum rotates at the same rate as the earth spin anywhere on the equator, the axis perpendicular to each other, so the earth spin does not affect the pendulum at all। यही है आपका पूरा का पूरा इस लाइन का कहने का मतलब यही हुआ, इस पे डिपेंड ड्यू टू दिस अर्थ के स्पिन के कारण एनीवेयर द इक्वेटर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द अर्थ स्पिन डज नॉट इफेक्ट द पेंडुलम। उसका जो उस वजह से, मतलब अर्थ का जो स्पिन है उस वजह से डिफेक्ट नहीं करेगा। देन इसके बाद आपका आता है एक अच्छा क्वेश्चन है, GHIJ। ये क्वेश्चन चारों ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जी की तरफ बढ़ते हैं। जी भी आपका फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि ये कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस तीनों दे दिया। ये क्या पढ़ा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है? चलो कोई नहीं, चलिए जी नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए इसको रब करते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर जी क्या बोल रहा है कि a condenser of capacity 1 microfarad, a capacity 1 microfarad, a conductance of capacity 1 microfarad means इसको लिख सकते हैं 1 into 10 to the power minus 6 farad। ठीक है, लिख सकते हैं। And inductance 0.2 Henry and resistance 100 ohm are in series, is the circuit is oscillator। Why?
ठीक है, या सर्कुलेट ऑसिलेटर है, और है तो क्यों है, इसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं, आपका सी निकाल लिए, उसके बाद क्या दिया हुआ आपका इंडक्टेंस दिया हुआ 0.2 हेनरी, 0.2 हेनरी, कैपेसिटेंस सी, इंडक्टेंस एल, रेसिस्टेंस आर। रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ 100 ओम, ये पता है ना, कैपेसिटेंस सी से डिनोट करते हैं, इंडक्टेंस एल से, एंड रेसिस्टेंस आर से, ठीक है। अब यहां से हम लोग सबसे पहले टाइम कांस्टेंट निकालेंगे। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई आर होता है, ये फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एल बाई आर होता है 0.2 अपॉन 100 करेंगे तो टाइम कांस्टेंट 0.002 आपका टाइम कांस्टेंट आ गया। दिस इज द 0.002 टाइम कांस्टेंट। एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक निकलता है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो, इसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट अंडर एलसी, 2 पाई रूट अंडर एलसी। इसको कैलकुलेट कीजिए तो 2 पाई रूट अंडर एल की वैल्यू कितना है 0.2, और सी की वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको पुट कीजिए, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रही है 0.00126 सेकेंड। ये जो टी आया, देखिए ये जो टी आया, ये जो टी आपका ग्रेटर देन है किससे, टाउ से, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो टाउ है, सॉरी ये टाउ है जो आपका ग्रेटर देन है टी से। टाउ जो है आपका टाइम कांस्टेंट है जो आपका ग्रेटर देन है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से। सो ये क्या होगा आपका, एक सेकेंड, 0.2 है, 0.002, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको एक बार सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एक एग्जैक्टली कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे 2 पाई 2 पाई 2 इंटू पाई इंटू 0.2, एक सेकेंड, 0.2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 ना, -6 पावर 10, ठीक है, -6 10, ठीक है, इंटू 0.2 का स्क्वायर रूट निकाल दिए, ठीक है, इंटू 2 इंटू पाई करते हैं तो यार 0.0028, 0.0028 आ रहा है, 0.0028 आ रहा है, सॉरी ये 0.00280 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो निकल रहा है, देखिए ध्यान से 0.00280 आ रहा है, और ये टाइम कांस्टेंट 0.002 आ रहा है, तो t इज ग्रेटर देन टाउ आ गया। जो टाइम कांस्टेंट से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा आ गया, तो ये आपका ऑसिलेट्स नहीं करेगा, ऑसिलेट्स नहीं होगा। इसी के बारे में ये पूछना चाह रहा था कि ऑसिलेट होगा कि नहीं, तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ये आपका ज्यादा हो गया, देख रहे हो 0.00280 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या था 0.0020, मतलब 20 या 21 के अप्रॉक्स में है, कुछ ऐसा 20 ही होगा ना, सॉरी 20 ही होगा, इसके बाद आगे 0 ही होगा, इसके आगे तो कुछ जाएगा नहीं। तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है टाइम कांस्टेंट से ज्यादा, तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अ पेंडुलम ऑफ ए लेंथ 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पीरियड ऑफ पीरियड व्हेन इट्स सस्पेंडेड। पहला क्या स्टेशनरी लिफ्ट में, दूसरा लिफ्ट फॉलिंग एट कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। देखिएगा एच नंबर क्वेश्चन है, एच नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर फॉलिंग इन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो पेंडुलम इज लेंथ, फाइंड इट्स टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, यही होता है ना, पुट कर दीजिए 2 पाई रूट अंडर 50 सेंटीमीटर 0.5 होगा अपॉन 9.81 सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए फास्ट, सॉल्व करके वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व करके वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.42 सेकंड, 1.42 सेकंड।
1.42 सेकेंड। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट था? ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है बाबू? सेकेंड पार्ट बोल रहा है इसमें, सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि अ लिफ्ट इज फॉलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अ लिफ्ट इज फॉलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लिफ्ट आपका फॉल कर रहा है, गिर रहा है। मतलब एक्सेलरेशन क्या है? आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो। जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या? कांस्टेंट। सॉरी, आपका कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पे कोई चेंज तो नहीं आएगा टाइम पीरियड में, टाइम, क्योंकि ये जी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है ना। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है, जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन आपका जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फॉलिंग बॉडी होता, यदि अचानक से फॉल करता, तब टाइम पीरियड आपका इनफाइनाइट होता, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ रूट अंडर एल बाई जी, यहाँ पे जी जीरो पुट करेंगे, जी जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा? टाइम पीरियड आपका इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम पीरियड कोई फर्क, नो चेंज, नो चेंज। लेकिन जब तीसरा यदि क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं अपने से, यदि फ्रीली फॉलिंग होता, फ्रीली फॉलिंग होता, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी इक्वल टू जीरो हो, मतलब जी इक्वल टू जीबी जीरो हो, तो टाइम पीरियड क्या होगा? आपका इनफाइनाइट होगा। तब टाइम पीरियड आपका क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपका पूछ रहा है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट डाउन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर डिस्क एक्सिस परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, पहले इसको रब कर लेते हैं। आई नंबर क्वेश्चन है, write down the expression for moment of inertia of solid circular disk axis perpendicular to its plane and passing through its center। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क पूछ रहा है बाबू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क का हम लोग जानते हैं अबाउट इट्स एक्सिस के अबाउट कितना होता है, इसके एक्सिस के अबाउट एक्स बाई अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू, वेयर एम इज द मास एंड आर इज द रेडियस। एम आर स्क्वायर बाई टू, एक्स के अबाउट पूछे या फिर वाई के अबाउट पूछे, एम आर स्क्वायर बाई टू। लेकिन जेड एक्सिस के अबाउट जैसे ही पूछेगा तो कितना होता है? जेड एक्सिस के अबाउट पूछता है तो एम आर स्क्वायर बाई, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर डिस्क एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एक्सिस प्लेन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एम आर स्क्वायर बाई 4। समझ रहे हो ना? आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई करते थे हम लोग, करके निकालते थे ना, वहां से डायरेक्टली आपका ये आपको इस एक्सिस पे पूछ रहा है, जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा उसके बारे में पूछ रहा है, तो एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, नाउ जे नंबर क्वेश्चन है, जे नंबर क्वेश्चन है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इज द, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस, इसका आंसर क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसको लिख सकते हो, ग्रेडियंट of a scalar field is perpendicular to the equipotential surface, to the equipotential surfaces। ये आपका पूरा का पूरा टर्म्स हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट किए। तो हम लोग इसको कन्वेंशनल क्वेश्चन जो है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत होता है, एप्लीकेशन के चैट में मैसेज कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, अपने बैचमेंट के बीच में शेयर कीजिए। कोई दिक्कत हो डायरेक्टली मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं बाबू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।